Yes, we are live now. Hello all and welcome back again to GS Prelims Revision Series. इस रिवीजन सीरीज़ में फ़िलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी और इस सेक्शन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को लेकर के जो भी हमारे प्रोविज़न्स हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जैसे कि जितनी भी हमारी NHRC हो गई, जैसे नीति आयोग हो गया, SHRC हो गई, सो दीज आर द बॉडीज़ जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होते हैं। इसमें तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ रेगुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, कुछ फंक्शनिंग के लिए बनाए जाते हैं और कुछ होते हैं जो क्वासी जुडिशियल फंक्शन के लिए रहते हैं। तो इनको फटाफट वन बाय वन करके हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग आपस में भी रिलेशन देख लेंगे कि आखिर में कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जैसे लोकपाल एंड CBC, आखिर में इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं। फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी को लेकर के। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि ये लेजिस्लेचर से पास की जाती हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती हैं, किसी न किसी एक एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो एक्ट या फिर ये जो लेजिस्लेशन होती है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया जाएगा तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे बात किया जाए तो शुरुआती दिनों में जो नेशनल कमीशन फॉर OBC हुआ करती थी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती थी, लेकिन फिर इसे अभी रिसेंट में ही 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई है। तो नाउ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बदल चुकी है। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास देखिए ये कई सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, बट अगर यहाँ पर देखें तो क्या हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? तो देखिए ऐसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर पिछले 7-8 सालों में क्वेश्चंस देखे जाएँ तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस स्टैट्यूटरी बॉडी की जो टेक्निकल डिटेल है। लेकिन इसके पीछे की जो फिलॉसफी है उससे क्वेश्चन आए हैं और इवन आने की संभावना भी होती है। सेकेंड थिंग, ये बहुत ही टेक्निकल है देखिए, और इससे इन केस अगर क्वेश्चन पूछा गया और अगर आप नहीं कर पाए तो इट विल बी अ लॉस टू यू। सो बेटर वुड बी कि आप इन चीज़ों को भी एक बार देखे रहें और इसमें जो भी चीज़ें उसको याद किए रहें। यहाँ पर देखिए कई सारी बॉडीज़ हैं और आपस में इसका टेबुलर फॉर्मेट में दिखाया गया है ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो नीति आयोग लिखा गया है ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये केवल यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, बट एक्चुअल में ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल और केवल नोटिफिकेशन जारी करके बता देती है कि दिस इज़ द बॉडी। मतलब इसके लिए पार्लियामेंट्री कोई प्रोविज़न नहीं किया जाता है, तो कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोविज़न नहीं रहेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोई भी ऑफिस का क्रिएशन नहीं होगा, तो कोई भी ऑफिस भी यहाँ पर क्रिएट नहीं की जाएगी। अब देख लेते हैं फटाफट क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीति आयोग को लेकर के। नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह पर रिकमेंड किया गया था। क्वेश्चन ये उठता है कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्यों किया गया? तो देखिए प्लानिंग कमीशन जिस समय बनाया गया था उस समय तो उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमारा इंडिया डेवलप कर रहा था, शुरुआती स्टेज में था, प्रिमिटिव नेचर का था, और उसे डेवलप करने के लिए अगेन एक 5 ईयर एजेंडा लेकर के चला जाता था। कुछ एजेंडाज लेके चले जाते थे और फिर बाद में उसको कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर दिया जाता था और फिर उसकी भी इवैल्यूएशन की जाती थी कि कितना हमने काम किया, कितना नहीं किया। लेकिन 1991 के बाद से, और इनफैक्ट अगर सही मायनों में बोला जाए तो 2008 के बाद से कंडीशन काफ़ी बदल गई इंडिया की। इंडिया ग्लोबल वर्ल्ड में कॉम्पीट करना शुरू कर दिया और इंडिया की पोजीशन धीरे धीरे नॉट ओनली द एक्सटर्नल सेक्टर बल्कि जो इंटरनल सेक्टर है इन दोनों में ही काफ़ी अच्छी एक बढ़त सामने आ गई थी। अब इंडिया अगर 5 ईयर एजेंडा को ही लेकर के चलेगा तो फिर इसमें तमाम हम लोग जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं उनको न करके लॉन्ग टर्म एजेंडा पर ही केवल और केवल ध्यान देंगे। इससे होता ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका क्रिएट हो जाता है, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। जो स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं, MSME सेक्टर, वो नहीं डेवलप कर पाती हैं। और इस कारण से प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग अब क्या करता है? यहाँ पर देखिए नीति आयोग के तमाम एजेंडाज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक होता है जो शॉर्ट टर्म एजेंडा होता है, फिर एक होती है जिसको मीडियम टर्म एजेंडा आप बोल सकते हैं, और एक होती है जो लॉन्ग टर्म एजेंडा होता है। दिस इज़ 3 ईयर, दिस इज़ 7 ईयर एंड दिस इज़ 15 ईयर एजेंडा। इससे क्या होता है कि आपने शॉर्ट टर्म को भी देख लिया, मीडियम टर्म को भी देख लिया और लॉन्ग टर्म को भी
देख लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बुलेट ट्रेन है तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर हमें एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करना है, एमएसएमई सेक्टर को अगर एम्पावर करना है तो ये शॉर्ट टर्म एजेंडा है। और इस वजह से ही नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया है कंडीशन को देखते हुए, एंड दिस वाज रियली वेरी गुड स्टेप फॉर गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं। इसके ओरिजिन स्टेटस के बारे में देखा जाए तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करके ही कर दिया गया था। कॉम्पोजिशन क्या होती है? कॉम्पोजिशन देखिए, दिस इज, यहाँ पर चेयरमैन होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा वाइस चेयरमैन होते हैं। मेंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो फुल टाइम मेंबर होते हैं, दूसरे होते हैं जो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। अगर इस बॉडी के बारे में बात किया जाए, क्या ये फेडरलिज्म के लिए मतलब कैसी बॉडी है, तो आप कहेंगे दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का फंडा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों ही एक साथ आते हैं और दोनों ही मिल करके काम करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लोगों ने बात किया हुआ था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में, तो मेक श्योर आप जानते रहिए इनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें कि आखिर में अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए पीएम इज़ द सुप्रीम एंड होल सोल अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट। यहाँ पर क्यों? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, सिंपल इसी वजह से। जो इनकी टेन्योर या सर्विस कंडीशन है ये भी कौन करेगा डिसाइड? ये भी एग्जीक्यूटिव ही करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही बना रहा है तो सिंपल सी बात है यही करेगा। क्वालिफिकेशन अगेन सेम एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करेंगे कि आखिर में क्या करना है। रिमूवल सेम एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करेंगे कि आखिर में क्या करना है। पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, क्योंकि जनरली जो लोग भी होते हैं या तो वो मिनिस्टर होते हैं या फिर वो ऑल इंडिया सर्विस के लोग होते हैं, जिससे जैसे कि आईएएस वगैरह हो गए, तो इनको मतलब रखा जाता है, इनको हटाया नहीं जाता है। तो दिस इज़ द सिंपल थिंग रिलेटेड विद नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं जरा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर के। ह्यूमन राइट के लिए, हालांकि हम लोगों ने ह्यूमन राइट को डिस्कस कर रखा है जब हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन राइट का मतलब होता है सिंपल मीनिंग राइट रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है और इसे पेरिस कन्वेंशन के दौरान में, दिस इज पेरिस कन्वेंशन, इस दौरान में डिस्कस किया गया था और इसी को लेकर के यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बातें की गई थी, जिसको कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। लेकिन फिर भी इस यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कमीशन को ध्यान रखिएगा। इस ह्यूमन राइट को लेकर के हमारे इंडिया में भी हम लोगों ने भी अपना खुद का इंटरनल एक ह्यूमन राइट एक्ट बनाया, एंड दिस इज HRA, ह्यूमन राइट एक्ट, बनाया गया था 1993 में। और इसी ह्यूमन राइट के थ्रू हम लोगों ने दो बॉडीज़ बनाई, एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और दूसरी है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल वाला सेंट्रल लेवल के लिए और स्टेट वाला स्टेट लेवल के लिए बनाया गया है, और ये दोनों को दोनों ही ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से ही अपनी पावर को डिराइव करते हैं। तो क्या हो गया? दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बना करके फिर लाई जा रही है, तो ये क्या हो गया? स्टैट्यूटरी बॉडी। इसकी कॉम्पोजिशन आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट में चेंज किया गया है। तो चेंज किया गया है तो एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है इस पर कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफ़ नॉट इन सेंट्रल सर्विस देन ऑब्वियसली स्टेट PCS वगैरह में भी क्वेश्चन इससे आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कॉम्पोजिशन के बारे में अगर बात किया जाए तो पहले चेयरमैन केवल चीफ जस्टिस होते थे, लेकिन अब चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज कोई भी हो सकते हैं। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जहाँ पर 3 मेंबर होते हैं, मतलब 3 + 1 चेयरमैन, तो ये तो मेंबर हो गए। लेकिन इस मेंबर में ध्यान ये रखना है कि वुमेन अब मस्ट है, वुमेन को रखना ही रखना है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो कह सकते हैं कि यहाँ पर मेल मेंबर ज़्यादा हुआ करते थे, बट नाउ फीमेल मेंबर ज़्यादा हैं। सेकेंड थिंग, एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या को अब बढ़ा दिया गया है। अब ये टोटल मार करके 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मतलब क्या? एक्स ऑफिशियो मतलब नेशनल कमीशन फॉर NCSC, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। सो दिस इज चाइल्ड के लिए भी जो डेवलपमेंट वगैरह कर लिया जाता है वो भी यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, फिर नेशनल कमीशन फॉर डिसेबल्ड, तो दिस इज नेशनल कमीशन फॉर डिसेबल्ड, एंड जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी ले करके आया जाता है। और लास्ट में एक और चीज़ है नेशनल कमीशन फॉर OBC, और ये मिलाकर के टोटल आपके 7 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर बन गए हैं।
सेम इसी तरीके से जब हम लोग स्टेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो दिस इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट, इनके बारे में बोल देंगे। तो यहाँ पर मेंबर सेम वही है, बस हाई कोर्ट वगैरह के बारे में हो जाएगा। एंड एवरीथिंग इज लाइक सेम, एवरीथिंग, हर चीज़ सेम है, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने के लिए अगेन एक कमेटी होती है, और वो कमेटी 6 मेंबर की कमेटी होती है जो कि नाम को रिकमेंड करती है। किसके नाम को रिकमेंड करेंगी? यही जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर हैं, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, दोनों के ही नाम को रिकमेंड किया जाता है एक कमेटी के द्वारा। इस कमेटी में कौन कौन होता है? इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, इसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और फिर आपके स्पीकर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्स हो गए। फिर इसी तरीके से आपके दिस लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा भी हो जाते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल दिस थिंग। तो हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी स्टेट पीसीएस में इससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सेंट्रल सर्विस में, सिविल सर्विसेज में हमारी ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है। कौन इसे अपॉइंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट साहब की ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ड्यूटी होती है। सिमिलरली स्टेट के लिए स्टेट गवर्नर आ जाएंगे, तो ये रिकमेंड कर देंगे। और सिमिलर सेम जैसे एनएचआरसी की कमेटी होती है, सेम वैसे ही सीएम के द्वारा कमेटी बनाई जाती है जो रिकमेंड करती है। टेन्योर के बारे में बात किया जाए तो पहले इनकी टेन्योर 5 ईयर की होती थी, लेकिन अब इसको घटा करके 3 ईयर कर दी गई है। 70 ईयर या फिर 33 ईयर ये किया गया है। 70 ईयर इसलिए रखा गया है क्योंकि 65 ईयर तक तो जज साहब जो है कोर्ट में ही रहते हैं, फिर आगे 70 ईयर तक ये मतलब यहाँ पर सर्व कर सकते हैं अपने 3 साल की यहाँ पर जिम्मेदारी, 3 साल एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स के लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, बट जज के लिए वो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि चीफ जस्टिस होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिमूवल के बारे में अगर बात किया जाए तो रिमूव करने के लिए देखिए प्रेसिडेंट इज़ द ओनली अथॉरिटी विच कैन रिमूव, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं चीफ जस्टिस मतलब जो चेयरमैन होते हैं उनको रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन रिमूव कब करेंगे? इंसॉल्वेंसी के केस में, इनफर्मिटी ऑफ बॉडी माइंड, जॉब आउटसाइड कमीशन, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर इनको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। लेकिन रिमूव करने के लिए अगेन पहले सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी के लिए मैटर जाएगा, फिर उसके बाद से होता इसलिए है क्योंकि जनरली ऑल इंडिया सर्विस के ही लोग ह्यूमन राइट में भेजे जाते हैं, या फिर हमारे जो जज साहब हैं उनको भेजा जाएगा, तो इनके लिए पहले प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए। अब प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो होती है वो कहाँ से पता चलेगी? सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद तब पता चलती है। सिमिलरली इसी तरीके से स्टेट ह्यूमन राइट के लिए जब भी बातें करेंगे तो यहाँ पर गवर्नर साहब के द्वारा हटाया जाएगा। गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट साहब के द्वारा हटाया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखिएगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी सेम यही केस है, तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट साहब ही इनको हटा सकते हैं, और प्रेसिडेंट साहब जो है इंक्वायरी कराते हैं, वही फिर से सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद फिर इनको हटाया जा सकता है। पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में अगर बात करें तो यस, एलिजिबल कर दिया गया है। पहले एलिजिबल नहीं होते थे लेकिन अभी इनको एलिजिबल कर दिया गया है, तो ये दोनों अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगर रिपोर्ट के बारे में बात करें, इनको जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, किसको सबमिट करेंगे? यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब को सबमिट करेंगे और यहाँ पर गवर्नर साहब को सबमिट करेंगे। तो अगेन दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग जो कि ध्यान रखना है। एक चीज़ और, ह्यूमन राइट कमीशन जो होती है इसकी अपनी इंक्वायरी विंग होती है, और ये सिविल कोर्ट की भूमिका में होते हैं, सिविल कोर्ट की पावर इनके पास होती है, और इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो दिस इज़ क्वासी जुडिशियल बॉडी, और इनफैक्ट ये पीएम तक को सम्मन भेज सकते हैं कि हाँ भाई आइए, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और टेक्निकल छोटी मोटी डिटेल्स हैं, हालांकि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल जानने के लिए ज़रूरी होता है। 3 साल तक के केसेस को ये मतलब देख सकते हैं, इसके ऊपर नहीं देख सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि केस को कोई इंक्वायरी की गई और उसके लिए मतलब कि गवर्नमेंट से कोई जवाब मांगा गया, तो गवर्नमेंट उस बाउंड, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर में इनको जवाब भी देना पड़ जाता है। तो ये चीज़ होती है। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग अगेन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी बॉडी है, नेक्स्ट जो बॉडी है दिस इज रिलेटेड विद CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और इसी तरीके से स्टेट के लिए होती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है अगेन ये लाई गई थी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों बॉडी कैसी हो गई? ये दोनों बॉडी अगेन स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई हैं। स्टैट्यूटरी हो गई क्योंकि पार्लियामेंट से एक्ट पास किया जा रहा है।
अगेन ये दोनों भी न्यूज़ में थी, इनके भी कंडीशन को चेंज किया गया है आरटीआई में 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू तमाम चेंजेस किए गए हैं। अगेन इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हालांकि इनफैक्ट अभी हम लोग बात करेंगे, इनका एक तरीके से डिमोशन कर दिया गया है। तो क्या डिमोशन किया गया है इनको भी देख लेंगे क्या चीज़ है, ठीक है। फिलहाल अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और 10 अदर मेंबर्स होते हैं, टोटल 11 मेंबर की ये बॉडी होती है। सिमिलरली स्टेट वाली भी सेम इसी तरीके से होती है कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं और 10 अदर कमिश्नर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। अपॉइंटमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए एक कमेटी होती है जो 3 मेंबर की होती है, 3 मेंबर कमेटी होती है जिसमें पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर, कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि पीएम अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन देते हैं, किसको, प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंडेशन देते हैं और फिर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट कर देते हैं। सेम इसी तरीके से स्टेट के केस में गवर्नर साहब अपॉइंट कर देते हैं। टेन्योर के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए पहले तो इनकी टेन्योर फिक्स हुआ करती थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि इनको कितनी टेन्योर कितनी देनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड, और ये वैरी कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि फिक्स ही रहेगी। हो सकता है 2 दिन में ही इनको हटा दिया जाए, या हो सकता है इनको 10 साल के लिए भी रहने दिया जाए। सेम इसी तरीके से स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनको क्या करना है। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन देखिए ये एमिनेंट पर्सन जो होने चाहिए, एमिनेंट बिहेवियर के होने चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी एमपी और एमएलए, दे शैल नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और प्रोफेशनल बिजनेस, कुछ भी इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली स्टेट के केस में भी सेम यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। जनरली ऑल इंडिया सर्विस के जो लोग होते हैं उन्हीं को यहाँ पर रखा जाता है, तो इन्हीं का उतना एक्सपोजर होता है, एंड दैट इज़ वाई दिस थिंग इज़ देयर। रिमूवल के लिए अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कैसे रिमूव करना है, अगर हटाना भी पड़ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कैसे करना है। सिमिलरली स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। देखिए काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट किया जा चुका है, पहले ये सारी चीज़ें फिक्स हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद में, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट के बाद में इस चीज़ को काफ़ी डाइल्यूट कर दिया है। पोस्ट रिटायरमेंट इन दोनों लोगों की इन एलिजिबल कर दी गई है, ये दोनों के दोनों लोग एलिजिबल नहीं हैं। अब देखिए ये दोनों पोस्ट को अभी मैंने बोला कि ये डाइल्यूट किया जा चुका है और उनका काइंड ऑफ डिमोशन किया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहले जब सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बात की जाती थी तो सैलरी और अलाउंसेस इनकी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे इनकी चीफ इलेक्शन कमीशन के बराबर होती थी, एंड सिमिलरली जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ करते थे इनकी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर हुआ करती थी सैलरी। लेकिन अब इसको एक तरीके से कह लीजिए कि थोड़ा डिमोशन कर दिया गया है, और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन वाले लोग हैं इनकी सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर कर दी गई है, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं इनकी सैलरी चीफ सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई है। और चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नीचे आते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऊपर आते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऊपर आते हैं। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्टेप जो होता है इनका डिमोशन कर दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का भी सेम यही सारा केस किया गया है। तो दिस इज़ द मेन थिंग, ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अगेन एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, सो दैट इज़ द मेन थिंग। अब हम लोग जरा चलते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर में क्या चीज़ है, व्हाट इज़ लोकपाल एंड व्हाट इज़ लोकायुक्ता, ठीक है। 1 सेकेंड, यस। तो लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए काफ़ी कह सकते हैं कि नया है, प्रोबेबल क्वेश्चन इनसे बन सकता है। प्रोबेबल इसलिए है क्योंकि देखिए ये एक्ट तो वैसे पास कर दिया गया था 2014 में ही, लेकिन इस एक्ट के पास करने के बाद 2020 में जाकर के लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। और क्यों गई थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कंटिन्यूसली स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया और फिर जाकर के अल्टीमेटली इनकी नियुक्ति की गई है। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लोकपाल पर देखिए क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इवन इफ़ नॉट इन प्रीलिम्स देन इन मेंस ये एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर देखिए अगर बात किया जाए सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोकपाल इसको ओम्बड्समैन सिस्टम भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, या प्रोक्यूरेटर सिस्टम भी बोलते हैं। इसकी जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट में, जब ARC नॉट गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप में जब ARC 1966 बनाई गई थी उसी समय रिकमेंडेशन दिया गया था लोकपाल को बनाने के लिए, लोकपाल एज वेल एज द लोकायुक्ता। अन्ना हजारे का फिर मूवमेंट होता है 2013 में और अल्टीमेटली लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2014 ये
पास कर दिया जाता है। मोरारजी देसाई के टाइम पर रिकमेंडेशन थी, बस इस पर कोई काम नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जब अन्ना हजारे की मूवमेंट होती है, ऑल इंडिया बेसिस पर मूवमेंट होती है, तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पर ये एक्ट पास हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको दरकिनार कर दिया जाता है, कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, अन्ना हजारे की मूवमेंट आपको पता होगी 2 चीज़ों के लिए थी, एक थी लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, करप्शन फ्री इंडिया के लिए, और दूसरी चीज़ थी राइट टू रिकॉल के लिए। राइट टू रिकॉल जहां पर हमारे एमपी एमएलए या जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में पहुंचते हैं और वो इसे 5 साल गारंटी के रूप में ले लेते हैं कि 5 साल अब मुझे कोई टच नहीं कर सकता है, उसको लेकर के अन्ना हजारे का मूवमेंट था कि राइट टू रिकॉल, कि उन्हें वापस बुलाया जा सके अगर हमें वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो। लोकपाल और लोकायुक्त की जो बात थी वो तो एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन राइट टू रिकॉल अभी भी डिबेटेबल पॉइंट है, इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है। लोकपाल के बारे में अगर बात किया जाए तो चूंकि एक पार्लियामेंट्री प्रोविज़न है, इस वजह से इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये एक, और इसकी कंपोजिशन अगर बात करें तो देखिए 9 मेंबर की बॉडी है। 9 मेंबर में एक चेयरमैन होते हैं और बाकी 8 अदर मेंबर्स होते हैं। जो चेयरमैन होते हैं वो या तो एक्स चीफ जस्टिस हो सकते हैं या फिर अभी के भी जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं, कोई इमिनेंट पर्सन भी हो सकते हैं जो कि राष्ट्रपति को लगे कि हाँ ठीक है, दिस मैन इज़ परफेक्ट एनफ, परफेक्ट है, जिसको लोकपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा 8 अदर मेंबर्स भी होते हैं। इस 8 अदर मेंबर में 50% जो मेंबर होने चाहिए SC ST OBC वुमेन और माइनॉरिटी के होने चाहिए। ठीक है, मतलब टोटल 9 मेंबर बॉडी में 50% मेंबर जो है SC ST OBC वुमेन और माइनॉरिटी से होने चाहिए। 5 मेंबर तो वैसे ही फिक्स हो गए कहाँ से रहेंगे। ठीक है, अब कंपोजिशन में अगर बात किया जाए तो इन 9 मेंबर में 50% जुडिशियल होने चाहिए और 50% नॉन जुडिशियल होने चाहिए, यानी कि 4 और 5 का रेशियो बैठ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से 5 मेंबर को जुडिशियल रखा जाएगा और 4 मेंबर को नॉन जुडिशियल रखा जाएगा। 50% जो जुडिशियल मेंबर रहेंगे या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन जुडिशियल मेंबर हैं ये इम्पिकेबल बिहेवियर के होने चाहिए, इंटीग्रल बिहेवियर होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज इनकी होनी चाहिए और इनकी जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए यानी कि एक्सपीरियंस 25 ईयर का होना चाहिए। इनके अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, जैसे कि NHRC, SHRC, CIC हर जगह पर हम लोगों ने देखा एक सिलेक्शन कमेटी बैठ रही थी। सेम वैसे ही सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर भी बैठेगी, जिसमें PM, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस और जज या फिर कोई एमिनेंट जूरिस्ट, इन लोगों मतलब ये सारे लोग मिल कर के रहेंगे। टोटल मिला करके यहाँ पर आपको 5 मेंबर बॉडी बनेगी और ये जो 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है ये फिर जा कर के एक 7 मेंबर की कमेटी रिकमेंड करेंगी, मतलब 7 मेंबर की एक सर्च कमेटी बनाया जाएगा। उस कमेटी को बनाने के बाद अब ये कमेटी सर्च करेगी कि किसको किसको लोकपाल बनाया जा सकता है या फिर लोकपाल में कौन कौन से मेंबर रखे जा सकते हैं। ये 7 मेंबर सर्च कमेटी अल्टीमेटली डिसाइड करेगी, एक लिस्ट बनाएगी और वो लिस्ट फिर प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा। प्रेसिडेंट साहब फिर क्या करेंगे कि जो भी लिस्ट में नाम दिया गया उनको अपॉइंट कर देंगे और उनको फिर ओथ वगैरह दिलवा देंगे कि चलो ठीक है, दिस इज द थिंग, और इस तरीके से लोकपाल बन जाएगी। लोकपाल के टर्म के अगर बारे में बात किया जाए तो देखिए जूरिस्ट आ गए तो सिंपल सी बात है 70 ईयर तो रखना ही पड़ेगा और इसी वजह से 5 ईयर या फिर 70 ईयर दोनों में से जो भी पहले आ जाए वो इनका टेन्योर होता है। रीअपॉइंटमेंट के लिए तो बिल्कुल रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2014। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट में लोकपाल को नियुक्त किया गया है। इवन नाम भी देख लीजिएगा कहाँ के हैं। ठीक है, अगली जो हमारी बॉडी आती है दिस इज CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है और इनफैक्ट हमारे इंडिया में करप्शन फ्री करने के लिए एक बॉडी, यही बॉडी बनाई गई है। इस बॉडी की देखिए डेवलपमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो डेवलपमेंट बहुत पुरानी है, बहुत पहले टाइम से ही 1998 से ही इस पर बातें चल रही थी और अल्टीमेटली फिर 2003 में जा कर के ये फिर CVC कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, इसमें मेंबर अपॉइंट कर दिए जाते हैं। क्लियर, तो ये एक एजेंसी है कॉन्स्टिट्यूटेड टू कर्ब करप्शन इन ऑफिस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कंप्लेन फ्रॉम विसल ब्लोअर एक्ट। विसल ब्लोअर से अगर कोई चीज़ आती है, कोई विसल ब्लोअर का मतलब पता होगा कि किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई एक बंदा है जो देख रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रही है, करप्शन हो रही है, तो वो विसल ब्लो कर सकता है। ठीक है, तो अंडर विसल ब्लोअर रिजोल्यूशन रिसीव्ड बाय CVC विच
आफ्टर विच द कमीशन कैन टेक एक्शन ऑन मोटिवेटेड एक्ट। तो अगेन यहाँ पर भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। सीवीसी को किसी मंत्रालय या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी, और इस वजह से ये फ्री इन्वेस्टिगेशन कर सके इसीलिए बनाया गया है। ये केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट होती है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्लियामेंट को अगर कोई बॉडी रिस्पॉन्सिबल बनाई जा रही है तो फिर यहाँ पर इनका जो पॉलिटिकल इंटेंशन होगा वो नहीं आने पाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। हालांकि बाद में इन्हें कुछ टेक्निकल विंग्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, बट एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ विजिलेंटिज्म होती है। विजिलेंटिज्म का मतलब हो गया कि एक तरीके से विजिलेंस की रिपोर्ट लिखी जाती है, यहाँ पर करप्शन की रिपोर्ट लिखी जाती है, और फिर अल्टीमेटली ये जो सीवीसी है सीबीआई को फिर अपनी पावर दे देता है। सीबीआई को कहता है कि हाँ ठीक है, जो भी विजिलेंटिज्म करनी है या जो भी इंक्वायरी करनी है वो अब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा किया जाएगा, और ये किसके थ्रू, सीवीओ के थ्रू, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिस के थ्रू किया जाएगा इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब देखिए सीवीसी का मतलब यही हो गया सिंपल कि प्रोसिक्यूशन का जो भी काम करना है, जैसे सीबीआई प्रोसिक्यूट नहीं करेगी, वो अपनी रिपोर्ट दे देगी, फिर से वापस किसको, सीवीसी को दे देगा, और सीवीसी फिर अल्टीमेटली जो भी एक्शन लेना है, जो भी इनके ऊपर में प्रोसिक्यूशन करनी है, वो सारा का सारा काम फिर अल्टीमेटली सीवीसी कर लेगा, देख लेगा कि हमें क्या करना है। सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू नीड टू नो। और इनकी जो टेक्निकलिटी है उसको ज़रा ध्यान से रखिएगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल देखा जाए, हिस्ट्री देखी जाए, तो 25 अगस्त 1998 को ही इस सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जा चुका है। मतलब ये जो एक्ट का जो मेंबरशिप है बेसिकली, इसको पहले ही दिया जा चुका है स्टैट्यूटरी स्टेटस। अब वो बात दूसरी है कि देखिए सीवीसी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था उस समय, लेकिन बाद में सीवीसी एक्ट को अल्टीमेटली 2003 में एक एक्ट के फॉर्मेट में ले आ देते हैं। फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो बनाई जाती हैं वो नित्तूर श्रीनिवास राव बनाते हैं। सिंस 2004 द कमीशन रिसीव कंप्लेंट अंडर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिजोल्यूशन, जिसे हम लोग विसल ब्लोअर रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके थ्रू इनके पास में ये जो कंप्लेंट है वो आती रहती है और इन पर ये एक्शन भी लेते हैं। क्लियर हो गया। फिलहाल अभी संजय कोठारी साहब जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज़ भ्रष्टाचार मुक्त भारत, करप्शन फ्री इंडिया, या फिर इसी को बोल सकते हैं ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ये चीज़ बॉडी बनाई गई है, ठीक है। सीवीसी के बारे में अगर बात करें, कुछ बेसिक चीज़ें कि सीवीसी संतरम कमेटी रिपोर्ट पर बनाई गई थी, ठीक है। स्टैट्यूटरी स्टेटस इनको 1998 में ही दे दिया गया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली ड्राफ्ट के फॉर्मेट में इस बॉडी को क्रिएट कर दिया गया। एक मल्टी मेंबर बॉडी है जहाँ पर 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर में एक सीवीसी होते हैं और 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट इनकी 3 मेंबर कमेटी, एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि पीएम, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा मिलकर के बनाई जाती है, और फिर जब ये लिस्ट का नाम दे देते हैं प्रेसिडेंट साहब को, तो प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन, और इनफैक्ट तमाम हम लोगों ने देखा है एनएचआरसी, एसएचआरसी, तो इन सब में लीडर ऑफ अपोजिशन की डिमांड है। और इनफैक्ट अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि 10% रूल होता है, 10% सीट मिलेगी तभी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो रिकॉग्नाइज होगा। और अभी रिसेंट में क्या है, इतनी किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास में इतनी सीट नहीं है, तो इसलिए हमेशा एक डिबेट, एक क्वेश्चन उठता था कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे हम इन बॉडीज़ के जो भी मेंबर्स हैं उनको कैसे अपॉइंट कैसे किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में अल्टीमेटली ये हुआ कि चलो ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी लार्जेस्ट पार्टी है उसको मान लिया जाएगा। बट अगेन अगर इसे देखें प्रोविजंस में क्या है, तो प्रोविज़न में 10% होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से कि हाँ देयर इज़ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस। क्लियर। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ भी स्टेट नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है। टेन्योर के बारे में देखें तो अगेन 65 ईयर या 4 ईयर दोनों में जो पहले आ जाए। रिमूवल जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होती है और फिर बाद में उस रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट साहब इनको रिमूव कर सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो बिल्कुल कहीं पर भी इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती है। सो दिस इज़ द मेन थिंग।
अब देखिए आपको एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर में लोकपाल भी यार भ्रष्टाचार के लिए है, सीवीसी भी भ्रष्टाचार के लिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या हम बॉडी केवल और केवल बनाते जाते हैं या फिर इनका कोई काम भी होता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि दिस इज़ यू, आप हैं ये, और आपको अपना मान लेते हैं कि राशन कार्ड बनवाना है, ठीक है? तो आपको अपना राशन कार्ड, या फिर छोड़िए राशन कार्ड, आपको बनवाना है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप लोगों ने देखा होगा परिवहन की साइट है, तो दिस इज़ परिवहन साइट, एक सेकेंड, यस, परिवहन साइट है, परिवहन.gov करके साइट है। यहाँ से आप जा करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उस पर जो भी चीज़ें करनी है, फ़ी वगैरह जो भी आपको देना है वो सब दे सकते हैं। तो यहीं से आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपको क्या करना होगा, बस लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने जाना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट करवाने के लिए टेस्ट देने जाना होगा, ठीक है? तो ये हो गया प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर में होगा क्या, जैसे आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जब आप जा रहे हैं एक्चुअल में टेस्ट देने लर्निंग लाइसेंस का या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का, तो यहाँ पर दो कंडीशन आपसे हो सकती है। दो क्या हो सकती है? आपका काम या तो डीले किया जा सकता है, आपको ज़बरदस्ती डीले किया जा रहा है, पैसा मांगा नहीं जा रहा है बट डीले किया जा रहा है सो दैट आप पैसा दे करके काम को जल्दी करवा लीजिए, लेकिन आपसे पैसा कोई मांगा नहीं है। और दूसरी चीज़ हो सकती है आपसे डिमांड की जाए पैसे की, पैसे की डिमांड की जाए और कोई ना कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा हो। तो बेसिकली ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक यहाँ पर इफ़िशियंसी का मैटर है, सो दिस इज़ इफ़िशियंसी का मैटर है, जहाँ पर जानबूझ करके इफ़िशियंट सिस्टम नहीं बनाया जा रहा है। और नीचे वाले केस में दिस इज़ करप्शन का केस, तो ये करप्शन का केस है। जो करप्शन का केस होता है ये डील किया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, और जो इफ़िशियंसी या डिले का केस है ये लोकपाल के द्वारा डील किया जाता है। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लोकपाल और सीवीसी में बहुत ही पतला, बहुत ही कह सकते हैं नैरो डिफरेंस है, जहां पर एक तरफ इफ़िशियंसी, हाँ दिस कैन लीड टू करप्शन, और इसी वजह से लोकपाल कैन अप्रोच सीवीसी इन केस लोकपाल अगर पाता है कि यहाँ पर मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, करप्शन है, तो फिर वो सीवीसी को, मतलब सीवीसी की तरफ जा सकता है, ये आगे अप्रोच कर सकता है, ठीक है? एंड दिस इज हाउ ये दोनों बॉडी लिंक होती है। समझ में आ गया क्या चीज़ है? अब देखिए लोकपाल काम कैसे करेगा। लोकपाल को काम करने के लिए अगेन यहाँ पर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दी जानी चाहिए। जैसे सीवीसी को गाइडलाइन दी गई है वैसे ही लोकपाल को भी गाइडलाइन दी जानी चाहिए। तो लोकपाल के लिए गाइडलाइन ये है, ये डीले आखिर में डिफाइन कैसे किया जाएगा। जब ये डीले डिफाइन कर दिया जाएगा देन ओनली लोकपाल कैन टेक एनी एक्शन। कोई ना कोई एक्शन तभी ना ले पाएगा जब डीले ये सिद्ध हो जाए, ये प्रूव हो जाए कि डीले किया जा रहा है। डीले करने के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये खुद बताएंगे कि हम डीले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए देखिए इनको अपने ऑफिस में एक सिटीजन चार्टर बना करके रखना होगा। सिटीजन चार्टर का मतलब ये कि ये ऑफिस कौन कौन से काम करती है। जैसे अगर आरटीओ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से काम किए जाते हैं। जैसे जब आप परिवहन ऐप खोलेंगे या परिवहन की साइट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, यहाँ पर जो ट्रैक्टर या फिर जो भी हेवी व्हीकल्स हैं उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, पीयूसी निकलता है। सिमिलरली इसी तरीके से आरटीओ से रिलेटेड अगर मान लेते हैं कि आपको कोई स्पेशल नंबर चाहिए तो नंबर भी मिल जाता है, नंबर प्लेट वाला नंबर मिल जाता है। फिर अगर गाड़ी का रिन्यूअल कराना है वो भी हो जाता है, लाइसेंस का रिन्यूअल कराना है वो, मतलब तमाम काम होते हैं जो कि आरटीओ में किए जाते हैं। तो यहाँ सिटीजन चार्टर में आपको ये बता दिया जाएगा कि ये डिपार्टमेंट कौन कौन से काम करता है एंड कौन सा जो ऑफिसर है वो इंचार्ज कौन है। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन ऑफिसर इंचार्ज है, मतलब कौन से काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं। अगर लर्निंग लाइसेंस हो रहा है तो कौन करवा रहा है। इनफैक्ट अगर आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कौन बंदा आपका टेस्ट ले रहा है, किस डेट में टेस्ट लिया गया है, किसने आपको पास कर दिया है, ऑथराइज कौन कर रहा है। तो ये सब सिटीजन चार्टर के ही अंडर में आता है। और इन सब में अथॉरिटी के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि आखिर में इसमें कितना टाइम लगता है। एक एक्सपेक्टेड टाइम कि एक हफ्ता, एक महीना, 10 दिन, कितना टाइम लगेगा ये भी एक्सपेक्टेड टाइम बताया जाएगा। अगर ये टाइम डिले होता है तब जा कर के लोकपाल काम करेगा। एंड यू कैन अगेन अप्रोच टू द लोकपाल। आप लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए इतना टाइम हो गया, ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था, और लोकपाल फिर अल्टीमेटली इंक्वायरी करेगा।
अब लोकपाल कैसे करता है? लोकपाल, हर एक डिपार्टमेंट में एक लोकपाल का बंदा रहेगा जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकपाल रहेगा। अब लोकपाल हमेशा डायरेक्टली उसी बंदे से बात करेगा कि हाँ बताओ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे, एंड देन फिर उस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कराई जाएगी। तो ये कुछ बेसिक फंडा है रिलेटेड विद लोकपाल। और बाकी सीवीसी के बारे में तो आपको पता ही चल गया कि यहाँ पर तो प्रॉपर एफआईआर लिखी जाती है, यहाँ पर सीधे एफआईआर से बात की जाती है, यहाँ पर कोई पूछताछ नहीं होती है, सीधे एफआईआर होती है। एफआईआर कराने के बाद में अल्टीमेटली फिर सीबीआई को बुला लिया जाएगा, सीबीआई फिर इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद में इंक्वायरी रिपोर्ट सीवीसी को सौंप दिया जाएगा और सीवीसी फिर इन पर कोई एक जजमेंट ले लेगी, बता देगी कि क्या प्रोसिक्यूशन करना है, क्या फंडा क्या अपनाना है। तो एक तरीके से सीवीसी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई। समझ आ गया पूरा सिस्टम, दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो लोकपाल सीवीसी से एक स्टेप पहले आता है, एक सीढ़ी पहले आता है। यहाँ पर कुछ और भी बातें लिखी गई हैं, जैसे लोकपाल एक्ट को अमेंड किया गया है जिससे कि सम प्रोविजन ऑफ सीवीसी एक्ट 2003, मतलब लोकपाल एक्ट हैज़ अमेंडेड सम प्रोविजन ऑफ सीवीसी एक्ट 2003 वेयर बाय द कमीशन, जो कमीशन है, दिस हैज़ बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट रिफर्ड बाय लोकपाल। लोकपाल जब भी कोई, अगर मान लेते हैं कि कोई रिपोर्ट देता है रिलेटेड विद करप्शन या समथिंग लाइक दैट, तो फिर कमीशन जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। अभी हम लोगों ने बात किया सीवीसी तो इंक्वायरी करता ही नहीं है, सीबीआई को भेज देता है। सीबीआई को तब भेजता है जब आप सीधे सीवीसी को अप्रोच करते हैं, जब आपने बता दिया कि हाँ भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, आपने या तो विसिल ब्लो किया हुआ है या फिर आपने करप्शन का प्रूफ दिया हुआ है, जिसके बेसिस पर पता चल रहा है कि हाँ सीवीसी में यहाँ पर मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब लोकपाल आ रहा है तो फिर सीवीसी को ये पावर दी गई है कि हाँ लोकपाल जो भी रिपोर्ट, जो भी कंप्लेंट दे रहा है तो उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, शुरुआती दिनों में चीज़ें कर सकता है। एंड लोकपाल इन रेस्पेक्ट टू ऑफिसर ऑफ ग्रुप बी सी डी, इनमें से कोई भी, ठीक है, बिसाइड्स, इनके अलावा कौन से, ग्रुप ए ऑफिसर, फॉर विच अ डायरेक्टरेट ऑफ इंक्वायरी फॉर मेकिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज टू बी देयर इन द कमीशन। कमीशन में पहले से ही इनके खिलाफ में इंक्वायरी के लिए एक डायरेक्टरेट बना करके रखा गया है, ठीक है। ये बेसिकली कौन हो गया, जैसे ऑल इंडिया सर्विस के जो लोग होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, उनके लिए होती है। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट होती है इन सच मैटर रेफर्ड बाय लोकपाल इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय द लोकपाल, सेंट टू द लोकपाल बाय द कमीशन। सिमिलरली Commission is also mandated to cause further investigation after preliminary inquiry into Lokpal reference to Group C and Group D officer and decide on further course of action against him। तो कमीशन फिर अल्टीमेटली मैंडेट करेगा, बताएगा कि क्या चीज़ें करनी है सी और डी के लिए, लेकिन ए और बी के लिए डायरेक्टरेट जो बताएगी अल्टीमेटली उसी के हिसाब से काम किया जाता है। तो देर आर डिफरेंसेज विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए और ग्रुप डी को थोड़ा सा अलग इसलिए रखा गया क्योंकि इनके पास में जुरिस्डिक्शन पावर होती है, दे आर गैजेटेड, और कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और इस वजह से इनको सेपरेटली अलग डायरेक्टरेट में डील किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी होती है, दे आर नॉन गैजेटेड एंड फिर अल्टीमेटली इसी के लिए यहाँ पर जो इनकी इंक्वायरी वगैरह कराई जाती है वो खुद ये लोग, कमीशन वाले लोग ही कर लेते हैं। ध्यान रखना है आपको, जो भी कमीशन कर रही है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रही है और वो भी तब जब लोकपाल बोल रहा है। तो अब आपको आइडिया, क्लियर आइडिया लग गया होगा कि आखिर में लोकपाल और लोकायुक्त स्टेट के लिए होते हैं, ऐसा कुछ खास होता नहीं है। बस आप ये सिंपली समझ सकते हैं कि स्टेट में जो भी करप्शन, मतलब जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसको लेकर के आप चीज़ें लोकायुक्त में लिखवा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या टर्म होगा, क्या चीज़ें होंगी एंड एवरीथिंग, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि लोकायुक्त की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे जितनी लोकपाल को होती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, बट यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़, कुछ अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जिनका लगातार आप नाम सुनते रहते हैं, तो उनको भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि आखिर में कौन सी बॉडीज़ हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं और इनका काम क्या होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़, जैसे कि आपकी सेबी हो गया, तो सेबी का मतलब ये होता है कि दिस इज सेबी एक्ट 1992 के थ्रू आया है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज का मतलब जितने भी आपके बॉन्ड रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जितने भी आपके शेयर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जितने भी आपके डिबेंचर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, म्यूचुअल फंड होता है, एनबीएफसीज होते हैं, सब के सब यहीं सेबी के द्वारा ही डील किए जाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड थिंग एनएचआरसी हो गया। एनएचआरसी इसी तरीके से एनएचआरसी एक्ट से आई है, यानी कि ह्यूमन राइट एक्ट से आई है 1993,
और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस इज रिलेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। थर्ड आती है इसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990 के थ्रू आते हैं और WCD मिनिस्ट्री को ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी होती है, जो कि माइनॉरिटी एक्ट 1992 से आती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। इसके अलावा NGT आती है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू आई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सिमिलरली आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होती है, मतलब कि नॉन डिफेंसिव जो प्रॉब्लम होती है वो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में जाती है। जो डिफेंसिव प्रॉब्लम होती है उनका कोर्ट मार्शल होता है, तो दिस इज कोर्ट मार्शल। कोर्ट अपनी डिफेंस की अपनी खुद की कोर्ट होती है सेपरेट, तो वो चीज़ यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही अंडर में आ जाएगा। डिफेंस का मामला डिफेंस डील करती है। फिर यूडाई आ जाती है। यूडाई का मतलब आधार कार्ड, तो आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिशियरी सर्विस एक्ट 2016। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मेती भी बोलते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आपकी CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 एक्ट के थ्रू आती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि शुरुआती दिनों में इसको MHA के अंडर में डाला गया था, लेकिन बाद में इसको फिर ट्रांसफ़र करके मिनिस्ट्री ऑफ होम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन की तरफ रख दिया गया है। और इसके जो DOPT होती है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द PM के चेयरमैन होते हैं, मतलब यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी एयर क्वालिटी को लेकर के, नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया। ये भी अगेन इसी एक्ट से मतलब ऑर्डिनेंस से लेकर के लाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये नेशनल कमीशन फॉर मतलब कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के थ्रू आती है और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंपटीशन को रेगुलेट करती है। जैसे अगर मोनोपोली हो रही है तो मोनोपोली को रोकने के लिए होता है। अब जैसे अभी रिसेंट में आप लोगों ने सुना होगा जियो वर्सेस एयरटेल का मामला हुआ था, तो जियो वर्सेस एयरटेल, हालांकि यहाँ पर गलती ये हो गई थी इनसे कि ये ट्राई के पास चले गए थे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट मिनिस्ट्री है, डिफरेंट तरीके से काम करती है। लेकिन मामला यहाँ पर मोनोपोली का था, मामला यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ले जाना चाहिए था, जो कि बाद में ले भी गया था। तो कंपटीशन एक्ट और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से रिलेटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी रिलेटेड मामले हैं, कंपटीशन रिलेटेड मामले हैं, तो सिंपल सी बात है कॉरपोरेट अफेयर में आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद से आती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आती है। फिर आती है हमारी नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1981 के एक्ट से आता है और अल्टीमेटली नाबार्ड को 1982 में इस्टेब्लिश भी कर दिया गया था और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो ये बात सिंपली समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर क्या क्या मैटर है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो दीज आर बेसिक थिंग्स अगेन। फिर हमारे पास कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ आ जाती हैं। देखिए जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी हो सकता है कि कुछ स्टैट्यूटरी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू भी बनाई जा सकती है। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं दे आर पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग ऑटोनॉमस अथॉरिटी ओवर सम एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी कैपेसिटी। तो रेगुलेशन के लिए बेसिकली ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे आरबीआई क्या रेगुलेट करती है? आरबीआई बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही कह सकते हैं कि अंडर में तो नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं गाइडेंस में रहती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ IRDAI। ये इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर को देखती है, जैसे कि जितने भी हो गए, बजाज अलियांज हो गया या फिर तमाम जो है इंश्योरेंस कंपनीज बन रखी हैं, उनको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। सिमिलरली पेंशन को लेकर के PFRDA होता है एंड दिस इज पेंशन फंड रेगुलेटरी। पेंशन को लेकर के सारे मामले होते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू होता है, ठीक है। पेंशन रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो PFRDA ही देखता है, जैसे NPS हो गया, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, और ये जो होती है हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है। ट्राई के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये टेलीकॉम और टैरिफ रिलेटेड बातें करती हैं। इनफैक्ट जियो वर्सेस एयरटेल में ये टैरिफ का ही मामला लेकर के गए थे कि ये फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण से हमें काफ़ी लॉस हो रहा है, लेकिन मामला मोनोपोलिस्टिक होना चाहिए था। मोनोपोली को लेकर के जाते तो द सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट।
अब यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू आ जाती है। सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, ये फिल्म सर्टिफिकेशन और सेंसरशिप का मामला देखते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आते हैं। सिमिलरली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फूड सेफ्टी को लेकर के, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेकर के आती है। यही कई सारी रेगुलेशंस वगैरह निकालती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फूड रेगुलेटरी हॉलमार्क हो गया, या फिर F इस तरीके से फोर्टिफिकेशन वगैरह का मार्क हो गया। तो ये सब चीज़ें फूड मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही आता है। सिमिलरली इसी तरीके से BIS हॉल मार्किंग, यानी कि प्योरिटी के बारे में बताना, जैसे गोल्ड प्योरिटी वगैरह हो गई, तो स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन होती है। अब यहाँ पर बंदे के लिए, कंज्यूमर के लिए, तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पहले अलग मंत्रालय होता था, बट फिर भी इसको अब यहीं पर इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। तो PDS से रिलेटेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग होती है, दिस इज BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट को मैनेज करती है, रेगुलेशन करती है, जो भी फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं मैनेज की जाती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के अंडर आती है। अब देखिए इसके अलावा तमाम रेगुलेटरी बॉडीज़ है, बट दे आर अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और मैक्सिमम बॉडी हालांकि हम लोगों ने कवर कर लिया है, बट अगेन तमाम बॉडीज़ अभी भी बची हुई हैं जिनको आप कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर के दौरान में आपको तमाम समय समय पर चीज़ें पता लगती रहेंगी कि क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी होती हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ना तो कोई लॉ लाया गया है, ना तो कोई लेजिस्लेचर के थ्रू कोई कानून बनाया गया है, ना फिर इस तरीके की कोई चीज़ की गई है। सिंपली एंड सिंपली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा निकाल दी जाती हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉडी है, दिस इज KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, MSME के अंडर आती है। इनका रोल क्या है? इनका रोल यही है खादी और विलेज रिलेटेड जितने भी आइटम्स होती हैं उनको प्रमोट करना। तो दिस इज़ टू प्रमोट खादी को ये प्रमोट करते हैं, एंड विलेज आइटम्स को ये प्रमोट करते हैं। अभी रिसेंट में जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक स्कीम आई थी, मतलब स्कीम तो क्या, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था KVIC के ही द्वारा, एंड दिस इज़ प्रोजेक्ट रिहैब। प्रोजेक्ट रिहैब में क्या हो रहा है कि जो एलिफेंट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। तो ये किसके द्वारा लाया गया है? दिस इज़ KVIC के द्वारा लाया गया है। इसी तरीके से जो आपकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगेन ये भी KVIC ही देख रहा है। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट। क्लियर? इसके अलावा CBDT होती है। CBDT का मतलब जितने भी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होती है, मतलब इनकम टैक्स वगैरह रिटर्न जो करना होता है सब यहीं से आपको करना होता है। इनकम टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे हाउस टैक्स वगैरह हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये सब चीज़ें डायरेक्ट टैक्स में आ जाती हैं। अब टैक्स रिलेटेड मामले हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री आ जाएगी? सिंपली यू कैन गेस, दिस इज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस और रिलेटेड होती है, जैसे एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, ठीक है। तो इन सबको लेकर के अल्टीमेटली एक्साइज या फिर कस्टम को लेकर के या फिर GST को लेकर के कोई जो मामला होता है तो वो भी यहाँ इस बॉडी के द्वारा डील कर लिया जाता है। दिस इज रिलेटेड विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री अगेन। फिर आपके आती है कस्टोडियन ऑफ एनिमल प्रॉपर्टी। अब देखिए तमाम लोग पार्टीशन के बाद में अपना अपना घर परिवार छोड़ करके, मतलब कि प्रॉपर्टी छोड़ करके चले गए इंडिया चाहे पाकिस्तान। तो इंडिया में उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो पड़ी हुई है। अब प्रॉपर्टी पड़ी होने के कारण से अब उस प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार होगा? तो इस प्रॉपर्टी पे देखिए एक तो होता है कि स्टेट का अधिकार होगा, बट स्टेट देखिए इसको सेल या फिर स्टेट इसको ऑक्युपाई नहीं करती है। स्टेट इंतजार करती है और कहती है दिस इज़ एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी इसलिए दो तरीके से, एक तो एनिमी प्रॉपर्टी तब जब कोई आतंकवादी घटना हो गई या फिर किसी इलाके को गवर्नमेंट मतलब कि कंट्री ने कैप्चर कर लिया और वहाँ पर जो भी टेरिटरीज हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, उनको एनिमी प्रॉपर्टी बोल दिया जाता है। वॉर लाइक कंडीशन जब होती है तब। और इसको देखने वाला कौन रहेगा? सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रहेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट आती है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है वही रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि सिटीजनशिप देने से रिलेटेड होती है, तो दिस इज सिटीजनशिप रिलेटेड। एंड सेकेंड थिंग सेंसस। सेंसस का मतलब वही जो सेंसस जनगणना कराई जाती है, तो दिस इज जनगणना जो कराई जाती है उससे रिलेटेड यहाँ पर मामले आ जाते हैं और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये काम करती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में देखें तो क्वासी जुडिशियल का मतलब ये होता है द बॉडी
विच आर एक्चुअली डिराइविंग इट्स पावर थ्रू सम सिविल कोर्ट, ठीक है। कुछ सिविल कोर्ट की जो कह सकते हैं पावर्स वगैरह जब आ जाती हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग क्वासी जुडिशियल बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, NHRC एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसी तरीके से आपकी CVC एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्लियर हो गया। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी कैन बी एन इंडिविजुअल और बॉडी विद पावर रिजेंबलिंग कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट किनकी, अब जैसे जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं दे आर क्वासी जुडिशियल। क्लियर। ट्रिब्यूनल दे आर नॉट पार्ट ऑफ जुडिशरी, ध्यान रखिएगा। ट्रिब्यूनल जो होते हैं जुडिशरी का पार्ट नहीं होते हैं, ये एक कह सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, और स्टैट्यूटरी बॉडी रहेंगी तो सिंपल सी बात है इनको हम लोग बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, क्योंकि ये नेचुरल लॉ प्रिंसिपल पर भी काम करते हैं। क्लियर हो गया। सो दैट इज द मेन थिंग। चलिए खैर, तो दे कैन एडजुडिकेट एंड डिसाइड ए पेनाल्टी ऑन द गिल्टी। दे आर डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल बॉडीज इन दैट देयर फील्ड इज लिमिटेड कंपेयर टू द कोर्ट। कोर्ट के पास में तमाम मामले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट, इन सब में तमाम मामले, मिक्स मामले पहुंचते हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल होती है उसमें स्पेसिफाइड मामला होगा। इन्वायरमेंट का मामला है NGT में जाएगा, अगर मान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामला है कैट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि मोनोपोली का मामला है तो CCT में जाएगा, DRT में जाएगा, अगर मामला इंसॉल्वेंसी का है तो तमाम इस तरीके से ट्रिब्यूनल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बोला मैंने DRT का मामला, डेप्ट रेगुलेटरी, तो ये अगर मान लेते हैं कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है या कोई बंदा जो होता है वो एक तरीके से बैंकरप्ट हो गया, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाई जाती है कि कैसे इसकी बातों को ले सकते हैं। इसी तरीके से आपकी NCLT होती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये क्या होती है, ये भी इंसॉल्वेंट के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है उसका मामला होता है। DRT में जब इंडिविजुअल कोई एक बंदा है उसकी इंसॉल्वेंसी का केस आता है। सिमिलरली इसी तरीके से NGT का केस आ गया, इसी तरीके से आपका कंपटीशन कमीशन ट्रिब्यूनल हो गया। तो तमाम इस तरीके से मल्टीपल ट्रिब्यूनल होते हैं। इन ट्रिब्यूनल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, सो दे कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए मैटर पेंडिंग इन कोर्ट बाय कोर्ट ऑर्डर इफ द कोर्ट कंसीडर इट इज नेसेसरी एंड कोर्ट रिजर्व द राइट टू अपॉइंट मेंबर ऑफ सच अ बॉडी। दे कैन बी ट्रिब्यूनल फॉर स्पेसिफाइड डोमेन जस्ट लाइक आर्बिट्रेटर वगैरह भी होता है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में अगर बात करें तो इनका क्या क्या काम होता है, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन एंड ट्रस्ट इन मनी मैटर और अदरवाइज, कंडक्ट रूल, देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड, फाइनेंशियल मैटर, लैंड यूज, और इस तरीके से तमाम इनके काम होते हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आप लोग समझ गए हैं, जानते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से लिस्ट ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी को लेकर के है कि क्या क्या लिस्ट होती है। तो देखिए NGT हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट ट्रिब्यूनल्स हो गए, CB हो गए, सारी क्या है क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि इन सब लोगों के पास में क्या होती है, इन सब लोगों के पास में जुडिशियल पावर्स होती हैं। क्लियर। फिर अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है जुडिशियरी और क्वासी जुडिशियल बॉडी में। देखिए एक बहुत ही ब्रॉड डिफरेंस है। जो जुडिशियल बॉडी होती हैं दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर सेपरेट, दे आर इंटीग्रेटेड, जबकि वही क्वासी जुडिशियल दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव, दे आर कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द मिनिस्ट्री, किसी न मिनिस्ट्री के अंडर में रहती हैं, और ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मतलब इनकी अपॉइंटमेंट और तमाम चीज़ें होती हैं। क्लियर। तो दीज जुडिशियल डिसीजन, अच्छा क्वासी जुडिशियल बॉडी के डिसीजन को आप चैलेंज भी कर सकते हैं जुडिशरी में, तो आप कह सकते हैं दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जुडिशरी जो होती है। तो यहाँ पर जुडिशियल डिसीजंस आर बाउंड बाय प्रीसीडेंट इन कॉमन लॉ, जबकि जो क्वासी जुडिशियल होती है ये नहीं होते हैं, नेचुरल जस्टिस वगैरह पर भी ये काम करते हैं। डिसीजन जो दिए जाते हैं दे में क्रिएट न्यू लॉ, जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नया लॉ नहीं बनाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन वगैरह केवल और केवल जुडिशरी में की जा सकती हैं। एंड इफ़ ट्रिब्यूनल फाइंड एनी मैटर रिलेटेड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर ये मामला भेज दिया जाता है जुडिशरी में, ठीक है। सर्टियोरी का केस यहीं से आता है कि जो ट्रिब्यूनल होती है वो सर्टिफाई करती है कि हाँ ठीक है दिस इज़ नॉट माई एरिया ऑफ कंसर्न, यू जस्ट हैव टू गो टू जुडिशरी। तो जुडिशरी के थ्रू आप फिर चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर चला जाता है। क्वासी जुडिशरी नीड नॉट एडहेयर टू स्ट्रिक्ट जुडिशियल रूल्स, ठीक है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज कैन होल्ड फॉर्मल हियरिंग ओनली इफ दे आर मैंडेटेड टू डू सो एज पर देयर गवर्निंग लॉज, तभी केवल और केवल मामले को लिया जा सकता है। क्लियर हो गया क्या चीज़ है। सो दीज आर थिंग्स रिलेटेड विद द स्टैट्यूटरी बॉडी एंड रिलेटेड थिंग्स। अब हम लोग बातें कर लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज फॉर वल्नरेबल सेक्शन को लेकर के। तो यहाँ पर अगेन मल्टीपल बॉडीज हैं, वन बाय वन करके चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें पहली बॉडी आ जाती है हमारी
सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। अब नाम से ही देखिए आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, दिस इज़ रिलेटेड विद वेलफेयर। वेलफेयर रिलेटेड जितने भी काम किए जाते हैं, चाहे वो DPSP के थ्रू किए जा रहे हों या गवर्नमेंट कोई भी स्कीम वगैरह निकाल रही है, तो अल्टीमेटली क्या होती है, ये वेलफेयर का रोल यहाँ पर होता है। वेलफेयर के लिए देखिए वुमेन, चाइल्ड, इन दोनों से रिलेटेड जब बातें होती हैं तो हम लोग यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर इनको रखते हैं। सिमिलरली एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाती है। राष्ट्रीय महिला कोष, इसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। कैरा का मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब जैसे मान लेते हैं कि बच्चों को अडॉप्ट करना है, तो अडॉप्ट करने के लिए अगेन जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसका एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, दिस इज कैरा, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड है, जिसे हैग कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, दिस इज हैग कन्वेंशन, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द चाइल्ड एडॉप्शन। अब यहाँ पर चाइल्ड एडॉप्शन है तो सिंपल सी बात है, बच्चों रिलेटेड मामला है, तो बच्चों के लिए आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर आपके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आ जाएगी। फूड और न्यूट्रिशन के मामले में जब भी मामला आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड से रिलेटेड नहीं है, दिस इज रिलेटेड विद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में बातें कही गई हैं, तो न्यूट्रिशन बैलेंस, ठीक है, एनीमिया वगैरह का जो केस हो जाता है, इन दूर करने के लिए इन सब चीज़ों को ये यूज़ किया गया है। फिर आपकी है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। अब देखिए सफाई कर्मचारी, जैसे अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाने के लिए एक लॉ लेकर के आए हैं, और उसके लिए जो ये सफाई कर्मचारी हैं इसी बॉडी को एम्पावर किया गया है, और यहाँ पर ये आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन, अब ये जो माइनॉरिटी एजुकेशन होती हैं जो कि आर्टिकल नंबर 30 वगैरह में दिया गया है, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन अपने ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए है। तो सिंपल सी बात है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय होगा ही होगा। सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए है, तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस इस्लामिक प्रैक्टिस के लिए है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाती है, दिस इज आर्टिकल नंबर 25। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ये मंत्रालय हो जाता है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, किसी भी रिहैब करने के लिए जब भी कोई बात होती है तो यहीं से लिया जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर इसके बाद से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, तो ये भी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए आ जाता है। दिस इज नॉट रिलेटेड विद द डिफेंस, दिस इज सोशल डिफेंस, सामाजिक उत्पीड़न को रोकने के लिए दिस इज सोशल डिफेंस, ठीक है। मेनली NGOs वगैरह यहाँ पर काम करती हैं, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट बॉडी भी है, एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल to do and to empower the socially deprived, socially vulnerable people। फिर आ जाती है नेशनल कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए अभी देखा होगा आप लोगों ने 60+ लोगों के लिए कई सारी स्कीम निकाली गई है, जैसे अभी कोविड के लेकर के भी 45+ वाले जो लोग थे, इसी सीनियर सिटीजन के थ्रू ही इनको वैक्सीनेशन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आ जाती है बात। तो ये थी पूरी डिस्कशन हमारी, और अगर पैटर्न को देखते हुए एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाए देन यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन लोकपाल, लेकिन ये लोकपाल पर जो क्वेश्चन होगा वो या तो प्रोविज़न रिलेटेड होगा या फिर इनकी फिलॉसफी को लेकर के होगा। तो इन दोनों को ही हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, तो मेक श्योर आप इसके नोट्स बनाए रखिएगा और उसको प्रिपेयर करिएगा। बाकी ह्यूमन राइट की इंटरनेशनल जो डेफिनीशन है, उस डेफिनेशन को लेकर के देखिए क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, पेरिस कन्वेंशन को लेकर क्वेश्चन पूछा आ सकता है, बाकी इसकी जो जनरल प्रोविज़न होती है उस पर भी क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, बट अगेन दे आर लेस प्रोबेबल। लास्ट में एक CBI है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस CBI के लिए आप विनीत नारायण केस को ध्यान रखिएगा, दिस इज विनीत नारायण केस। विनीत नारायण केस में CBI को बोला गया था दिस इज केस्ड पैरेट, तो दिस इज केस्ड पैरेट, जहाँ पर इनके पास में बातें तो हैं कहने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर बहुत ज़्यादा करती है। दिस इज इंटरपोल ऑफ इंडिया, जब भी इंटरनेशनल पॉलिसिंग के बारे में बात करते हैं तो इन्हीं बॉडी से, मतलब कि CBI से ही बात की जाती है, तो दिस इज इंटरपोल ऑफ इंडिया, ठीक है। और बाकी CVC इसको यूज़ करती है, लेकिन CVC ही केवल यूज़ नहीं करती है, CBI को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, तो कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, इट कैन टेक एनी एक्शन, ठीक है। लेकिन हाँ, रिकमेंडेशन जाती है तभी केवल CBI सुओ मोटो कोई केस नहीं उठाती है, ध्यान रखिएगा। दिस कैन नॉट टेक सुओ मोटो केस, सुओ मोटो केस नहीं ले सकती है। क्लियर हो गया?
तो फिलहाल हमारे डिस्कशन में आज के लिए इतना ही है। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जो भी स्टेटूटरी बॉडीज़ हैं इन सारी बॉडीज़ को देख लिया। इससे रिलेटेड देखिए ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है हमारे सेंट्रल सर्विस में, मतलब कि सिविल सर्विसेज में कोई खास क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन स्टेट पीसीएस में इस पर क्वेश्चन आते हैं और स्टेट पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आते हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोविजंस। सिंपल जो प्रोविजंस है उन्हीं से रिलेटेड है, तो मेक श्योर आप इनके जो प्रोविजंस है उनको अच्छे से याद किए रहिएगा। और बस यही चीज़ है स्टैट्यूटरी बॉडी को लेकर के। स्टैट्यूटरी बॉडी उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट हाँ मेंस के लिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंस में एक जो है कह सकते हैं कि इसको लेकर के जो है एक डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे जब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।